हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर डिजिटल पॉइंट। मैं सन गुप्ता। लास्ट टाइम दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था 28 क्वेश्चन जो कि मानव संबंधित थे, और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनपदी सिक्के। जब भी आप पढ़ते होंगे सिक्कों के बारे में तो आपको पता होगा स्थानीय सिक्के या जनपदी सिक्के, ठीक है। इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दूंगा जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हम लोग किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, फिर आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा, ठीक है। देखो गाइस, क्या होता है कि जब उत्तर वैदिक काल आता है, ठीक है, वैदिक काल बीत जाता है, उत्तर वैदिक काल आता है लगभग 1000 से लेकर के 600 BC के बीच में, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, 1000 BC से लेकर के 600 BC के बीच में क्या होता है, उस टाइम छोटे छोटे जनपद थे, मतलब छोटे छोटे जगह थे, खासकर जैसे आज भी जनपद होते हैं तो छोटे छोटे थे, वो अपने सिक्के चला रहे थे, मतलब मजबूत थे एक तरह से कह लो। तो अशोक के पहले तो आपने देखा होगा कि जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में भी आपको वहाँ जनपदों के नाम मिलते हैं, जिनमें काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जीमल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मा, कवंती, गांधार, कंबोज, ये सब नाम आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो हमें ध्यान देना है कि अशोक के पहले भी जनपद एग्जिस्ट करते थे जो शक्तिशाली थे, लेकिन जब अशोक आता है तो ये क्या करता है, सबको जो है कंबाइन करके अपने सिक्के चलाता है, अपनी टकसाल का सिक्के चलाता है, जिसे राजकीय सिक्का कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब अशोक की सत्ता खत्म हो जाती है ना, तो फिर से जो ये जनपद है ये शक्तिशाली हो जाते हैं, पावरफुल हो जाती हैं, जिनमें योधी है, मालव है, ये फिर से अपने सिक्के चलाते हैं। और इनके सिक्के लगभग 200 BC से लेकर के 400 AD के बीच में हम लोग को देखने को मिलते हैं। जो जनपदी सिक्के हैं ये लगभग 200 BC से लेकर के 400 AD के बीच में चल रहे थे। अब अगर जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब मैं 200 BC कह रहा हूँ तो कितना हुआ, तो गाइस बस इतना ध्यान देना, अगर 200 BC में कह रहा हूँ तो आज कितना चल रहा है, 2024। सिर्फ आपको 200 BC में 2024 जोड़ देना है, तो 200 उधर आपका है और इधर 2024, 2224 साल पहले की बात हो रही है। ये सिक्के एग्जिस्ट करते थे और चल रहे थे। अगर मान लो कि गौतम बुद्ध का जन्म 500 BC में हुआ है, अगर आपको पता करना है कितना साल हुआ, तो बस जो 500 BC है उसको 500 याद रखो, और अभी 2024 चल रहा है तो 2024 में जोड़ दो, ठीक है। 2524 साल पहले गौतम बुद्ध एग्जिस्ट करते थे, मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको समझ आ जाएगा। खैर, अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो कि जनपदी सिक्कों से संबंधित है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आई होप कि ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, किताबों के नाम जहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं और आएंगे। इसमें कुछ नई किताबें हैं जो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो देखते हैं। ओके गाइस, तो जो पहला जो क्वेश्चन उसको देख लेते हैं हम लोग। न्यूमिस्मेटिक्स से क्वेश्चन से यहाँ से आते हैं, स्थानीय जनपदी मुद्राएं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, जो पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में जनपदी सिक्के किस काल के मध्य तक प्रचलित रहे, मतलब कि जो जनपदी सिक्के हैं ये कब से कब तक चले हैं। अभी आपको आइडिया है कि जनपदी सिक्के क्या होते हैं। अच्छा, जो जनपद थे उसको ध्यान रखिएगा, जनपद की शक्ति फिर कब खत्म होती है, जब गुप्ता की एंट्री होती है, गुप्त शासकों की, ये आते हैं फिर सबको एक कर देते हैं, ठीक है। तो ये इनकी सत्ता तब खत्म हो जाती है जब गुप्तों की एंट्री होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में जनपदी सिक्के किस काल के मध्य तक प्रचलित रहे। ऑप्शन में है ईसा पूर्व 200 से लेकर के 4वीं शताब्दी ईस्वी तक, ईसा पूर्व 1000 से लेकर के 5वीं शताब्दी ईस्वी तक, ईसा पूर्व 300 से लेकर के 6वीं शताब्दी ईस्वी तक, और ईसा पूर्व 400 से लेकर के 7वीं शताब्दी ईस्वी तक। जैसा कि हम लोग बात पहले ही कर चुके हैं कि ईसा पूर्व 200 से लेकर के 4वीं शताब्दी ईस्वी तक, मतलब 200 BC से लेकर के 400 AD तक जो है कि ये कॉइन्स चल रहे थे, जिन्हें हम लोग जनपदी सिक्के कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनपदों का अभ्युदय किस काल में हुआ था। जनपद की एंट्री कब होती है, पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में। सो करेक्ट आंसर इज उत्तर वैदिक काल में जो है कि जनपदों की एंट्री होती है। इसको अगर ध्यान से देखते जाएंगे ना तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मौर्य शासकों के समय की मुद्राएं किस प्रकार की थी। जो मौर्य शासक थे, इन्होंने जो सिक्के चलाए वो कैसे सिक्के थे, जनपदी थे, गणराज्य थे, राजकीय थे, व्यापारिक थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने राजकीय मुद्राएं चलाई। किसने, मौर्यों ने, मौर्य शासकों ने राजकीय मुद्राएं चलाई जो राजा के द्वारा निर्गत हो रहा था, ठीक है। इन्होंने राजकीय सिक्के चलाई। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात क्या हुआ। जब मौर्य साम्राज्य के पतन हो गया तो क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनपद फिर से शक्तिशाली हो गए थे, चूँकि मौर्य शासकों ने क्या किया, सबको कंबाइन करके रखा हुआ था काफ़ी समय तक, लेकिन जब वो खत्म हो गए तो ये स्वतंत्र हो गए और शक्तिशाली हो गए, ठीक है। नेक्स्ट,
औदुंबर और कुनिंद के कुछ सिक्कों पर कौन सी लिपि मिलती है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। औदुंबर और कुनिंद के सिक्कों पर, ठीक है, इनके सिक्कों पर हम लोग गाइस खरोष्टी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। इनके सिक्कों पर हम लोग को खरोष्टी देखने को मिलता है, हालांकि ब्राह्मी भी मिलता है, ठीक है, पर इसमें खरोष्टी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है, 3री शताब्दी ईस्वी से सर्वत्र कौन सी लिपि प्रयुक्त होने लगी थी? 3rd सेंचुरी AD में कौन सी ऐसी लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, जो कि चारों तरफ जो है आपको देखने को मिलती थी पूरे भारत में? प्राकृत, देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी। सो करेक्ट आंसर इज गाइस ब्राह्मी। ब्राह्मी 3rd सेंचुरी AD में, मतलब आज से 1700 साल पहले हम लोग देखते हैं कि जो ब्राह्मी थी सारे जगह एग्जिस्ट कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो जनपदी सिक्कों के लिए अधिक उपयुक्त नाम क्या है? जनपदी सिक्कों के लिए अधिक उपयुक्त जो नाम है वो क्या है? जनजाति सिक्के, गणराज्य सिक्के, महाजनपद के सिक्के या नगर निगम के सिक्के? तो जो जनपदी सिक्के हैं इनके लिए सबसे जो उपयुक्त नाम है वो है महाजनपद के सिक्के, जो नाम मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने जनपदी सिक्कों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है इन्होंने जो है कि सिक्कों का स्टडी किया था, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन्होंने किस आधार पर जो है कि वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया, बेस इनका क्या था? धातु और लिपि, प्राप्तीय स्थान और प्रकार, प्रतीक चिन्ह और तिथिक्रम, नगर और निगम। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है प्राप्तीय स्थान और प्रकार। मतलब कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने जिन सिक्कों का स्टडी किया था, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया था, वो प्राप्तीय स्थान और टाइप्स के आधार पर किया था, प्रकार के आधार पर किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वाइंट्स ऑफ एंशिएंट नॉर्थ इंडिया, ये बुक का नाम है, क्या नाम है? क्वाइंट्स ऑफ एंशिएंट नॉर्थ इंडिया ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है 1891, 1897, 1906, 1936। सो करेक्ट आंसर इज गाइस 1891। 1891 जो है ये करेक्ट आंसर है, क्वाइंट्स ऑफ एंशिएंट नॉर्थ इंडिया। आगे हम जानेंगे कि इसको जो है किसने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सुरेंद्र कुमार चक्रवर्ती, इनको हम शॉर्ट में एसके चक्रवर्ती भी कह सकते हैं, ने स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स पुस्तक कब लिखी? 1891, 97, 36, 1906। तो ये कब लिखा जा रहा है? 1936 में, ठीक है। आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि यहीं पे 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। एक तो कब लिखी ये मालूम हो गया, किसने लिखी? सुरेंद्र कुमार चक्रवर्ती ने लिखी। किताब का नाम स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स। क्लियर है? इसको रट्टा मार लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, B.A. स्मिथ ने जनपदी सिक्कों को क्या नाम दिया? जो B.A. स्मिथ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने क्या नाम दिया? आपके पास 4 ऑप्शन है, राजकीय सिक्के, महाजनपदी सिक्के, ट्राइबल कॉइन्स, नगर निगम के सिक्के। तो जो B.A. स्मिथ है इन्होंने इसको ट्राइबल कॉइन्स कहा है। क्या कहा है? ट्राइबल कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने जनपदी सिक्कों को कितने वर्गों में विभक्त किया? सो करेक्ट आंसर है गाइस 3 भागों में। वो भी आप जान लीजिए कौन कौन से हैं। स्थानीय, गढ़ और राजतंत्रिक सिक्कों में PL गुप्ता जी ने बांटा है। ये आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से लास्ट टाइम पूछा गया है कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था उसको 3 भागों में किसने बांटा था? दिल्ली सरकार ने बांटा था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कौशाम्बी की किस प्रकार के सिक्कों पर निगमा अथवा नैगम लिखा मिलता है? किस प्रकार के सिक्कों मिलता है? नगर निगम सिक्कों पर, गणराज्य के सिक्कों पर, राज के सिक्के, व्यापारिक श्रेणियों के सिक्के, ठीक है। तो जो ये नगम या निगमा जो देखने को मिलता है कौशाम्बी के सिक्कों पर, ऐसे ही सिक्के हम लोग को तक्षशिला से भी मिले। आपको पता होगा, ये क्वेश्चन पूछा भी था इसी बार। तो व्यापारिक श्रेणियों के सिक्कों पर हम लोग को देखने को मिलता है, बस ध्यान रखिएगा, निगमा या नगम व्यापारिक श्रेणियों के सिक्कों पर देखने को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं था नया, ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के आगमन के साथ किसका प्रचलन समाप्त हो गया? जनपदी सिक्कों का। ये हम लोग बात पहले कर चुके हैं कि जनपदी सिक्के कब खत्म हुए? जब गुप्तों की एंट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदुंबर, कुनिंद और योधवे ने कौन से धातुओं के सिक्के चलाए? जो मेटल ये लोग यूज़ कर रहे थे कॉइन्स को क्रिएट करने में, वो कौन से धातु थे या मेटल था? सोने चांदी, तांबा और सोना,
चांदी और तांबा, तांबा और कांसा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी है, चांदी और तांबा। इन दो जो है कि मेटल का प्रयोग करके इन लोगों ने सिक्के बनाए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिकांश जनपदों ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? सोने के, चांदी के, तांबे के, कांसे के। सोने चांदी के चलाना तो आसान नहीं है सबके लिए, पर तांबा आसान है क्योंकि तांबा फ्रीली अवेलेबल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जनपदी सिक्कों पर अंकित प्रत्येक चिन्हों में कौन सा सर्वाधिक प्रचलित था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो जनपदी सिक्के हैं, इन सिक्कों पर जितने भी प्रतीक चिन्ह मिलते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा किसका जो है मिलता है? शिव का प्रतीक, वेद का वृक्ष, लक्ष्मी का प्रतीक, कार्तिकेय का प्रतीक। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वेद का वृक्ष हम लोग को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जनपदी सिक्कों पर। ठीक है, नेक्स्ट, तक्षशिला और कौशाम्बी के सिक्कों पर कौन सा लेख हम लोग को देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 18 है, गणराज्य, नगर निगम, निगमा अथवा निगम राज्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि निगमा अथवा निगम आपको देखने को मिलता है कौशाम्बी और तक्षशिला के सिक्कों पर। तक्षशिला पूछ चुका है, कौशाम्बी इन द फ्यूचर पूछ सकता है या दोनों एक साथ पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, जनपदी सिक्कों का तिथिक्रम कैसे अनुमानित किया जाता है? कैसे मालूम होता है कि जनपदी सिक्कों का जो है कितना पुराना हो सकता है, रेटिंग इसकी क्या हो सकती है? ठीक है, सो ऑप्शन में है लेख के आधार पर, प्रतीक चिन्ह के आधार पर, लिपि के आधार पर, धातु के आधार पर। सो करेक्ट आंसर इज गाइस, लिपि के आधार पर जो है कि इन सिक्कों का डेटिंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जनपदी सिक्कों का पुनर्वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाना आवश्यक है? मतलब कि जितने भी जनपदी सिक्के हैं इनको फिर से जो है कि इनका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। ऑप्शन में है प्राप्ति स्थान के आधार पर, धातु, प्रतीक चिन्ह और लिपि के आधार पर, लिपि, प्रतीक चिन्ह, धातु के आधार पर, प्राप्ति स्थान, लिपि, धातु के आधार पर, प्रतीक चिन्ह, धातु, प्राप्ति स्थान के आधार पर। इसमें आपको ध्यान रखना है गाइस कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। प्राप्ति स्थान, उसके धातु क्या है, मतलब कहाँ से मिला है, कौन सा मेटेरियल प्रयोग हो रहा है, उस पर प्रतीक चिन्ह क्या है, उस पर लिपि कौन सी है, इन आधार पर जो है कि फिर से क्लासिफिकेशन करने की एक्चुअल में ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन से गणराज्यों के सिक्कों में प्रभुसत्ता और लोकतंत्र दोनों देखने को मिलता है? प्रभुसत्ता भी है और लोकतंत्र दोनों देखने को मिलता है। ऑप्शन में है पांचाल, मथुरा, अयोध्या। सेकेंड है आपका कौशाम्बी, इरड़विस्सा। सी है आपका योधे, कुनिंदा, अर्जुनयन। और डी है आपका तक्षशिला, त्रिपुरी, नांदौर। सो जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि योधे, कुनिंद और अर्जुनयन, इनके सिक्कों पर हम लोग को प्रभुसत्ता और साथ में हम लोग को डेमोक्रेसी भी देखने को मिलता है, लोकतंत्र भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वाइंस ऑफ एंशिएंट नॉर्थ इंडिया जो पुस्तक है या बुक है, इसके जो राइटर है वो कौन है? ऑप्शन में है B.A. स्मिथ, E.J. रैप्सन, अलेक्जेंडर कनिंघम, सुरेंद्र किशोर चक्रवर्ती। क्वाइंस ऑफ एंशिएंट नॉर्थ इंडिया के जो राइटर हैं वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, जनपदी सिक्कों का अध्ययन किस आधार पर किया गया है? एलन के ग्रंथों के आधार पर, गुप्त के ग्रंथों के आधार पर, चक्रवर्ती ग्रंथों के आधार पर, या जो है कनिंघम के ग्रंथों के आधार पर। गुप्त मतलब पीएल गुप्ता की बात हो रही है एक्चुअल में। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका एलन के ग्रंथों के आधार पर, चूँकि एलन ने सबसे पहले जनपदी सिक्कों पर स्टडी किया था और इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, किताब लिखी थी। तो इनके जो ग्रंथ हैं उनके आधार पर जो है कि इनका जो है अध्ययन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात कौन से जनपद शक्तिशाली बने? ये आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है, ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है। ठीक है, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। मगध, काशी, मालवा, योधे, कौशाम्बी, बिस्सा, तक्षशिला, उज्जैनी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ना। जितना आप जानोगे उतना आपके इन्फॉर्मेशन में जाके ऐड हो जाएंगी और फिर आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ आएंगी जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। जनपदी सिक्कों पर लेख किस लिपि में होते थे? लिपि पूछ रहा है, कौन से लिपि देखने को मिलती थी? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली, तमिल। करेक्ट आंसर है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि हम लोग को देखने को मिलता है जनपदी सिक्कों पर।
ब्राह्मी एंड खरोष्टी दोनों देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, किस शासक ने सिक्कों पर लेख मतलब अपना नाम अंकित करने की परंपरा आरंभ की? जनपदी सिक्कों की बात हो रही है, किसने जो है कि लेख लिखवाना है, अपना नाम लिखवाने की परंपरा आरंभ की? मौर्यों ने, शुंगों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने? सो करेक्ट आंसर इज गाइस शुंगों ने। ठीक है, शुंगों ने स्टार्ट किया था नाम लिखवाना इन तरह के सिक्कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश जनपदी सिक्कों पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी का हुआ है। अधिकांश बात करें तो ब्राह्मी हुआ है जनपदी सिक्कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के सिक्कों पर किसका लेख अंकित होता था? नगर निगम के सिक्कों पर किसका लेख अंकित होता था? यह क्वेश्चन है 28। गणराज्य का नाम, शासक का नाम, नगर का नाम, व्यापारी का नाम? सो करेक्ट आंसर इज गाइस ऑप्शन नंबर सी, नगर का नाम अंकित होता था नगर निगम के सिक्कों पर। ठीक है, किस नगर का है वो नाम अंकित होता था। क्वेश्चन नंबर 29, शुंग वंश के किस सेनापति ने सिक्के नहीं चलाए थे? वो है आपका पुष्यमित्र शुंग ने नहीं चलाए थे, बाकी नहीं चलाए थे, अपने नाम भी लिखवाए थे। इससे हम लोग को मालूम होता है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाइंस ऑफ नेटिव इंडियन स्टेट्स ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? ये किसने लिखा है एक्चुअल में? कनिंघम ने, वी स्मिथ ने, या फिर इजे रैप्सन ने, या एस.के. चक्रवर्ती ने, सुरेंद्र किशोर चक्रवर्ती? सो करेक्ट आंसर इज गाइस इजे रैप्सन है। ठीक है, इजे रैप्सन ने जो है कि ये किताब जो आप देख रहे हो क्वाइंस ऑफ नेटिव इंडियन स्टेट, इसको इन्होंने प्रकाशित करवाया, पब्लिश करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, गणराज्य सिक्कों पर किस प्रकार के प्रतीक चिन्ह होते थे? भौगोलिक और मांगलिक, धार्मिक सांस्कृतिक, राजकीय व्यवहारिक, युद्ध और विजय? तो ये सब तो गलत है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है भौगोलिक और मांगलिक, इस तरह की जो है चिन्ह हम लोग को देखने को मिलते हैं गणराज्य के सिक्कों पर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, अ कैटलॉग ऑफ द इंडियन कॉइन्स इन ब्रिटिश म्यूजियम ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन में बी स्मिथ है, रैप्सन है, एलन है और चक्रवर्ती है। तो अ कैटलॉग ऑफ द इंडियन कॉइन्स इन द ब्रिटिश म्यूजियम, इसके जो है जो राइटर है वो है जॉन एलन। कौन है? जॉन एलन जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर है, प्राचीन भारत के सिक्कों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया गया था बी.ए. स्मिथ के द्वारा। डायरेक्ट हम देख लेते हैं, बी.ए. स्मिथ ने जो है कि प्राचीन भारत के सिक्कों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, योधे गणराज्य के सिक्कों में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो योधे ने कौन सा लिपि प्रयोग किया है भाई? प्राकृत, ब्राह्मी, देवनागरी, तमिल। 4 ऑप्शन आपके पास है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी है, ब्राह्मी का प्रयोग योधे ने किया था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन देखने को मिलता है, आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, औदुंबर और उड़ीद जनपदों ने किस लिपि में लेख अंकित किए थे? ब्राह्मी, खरोष्टी, खरोष्टी प्राकृत, प्राकृत ब्राह्मी, और इसके बाद क्या है? खरोष्टी और तमिल। सो करेक्ट आंसर इज ब्राह्मी और खरोष्टी में जो है कि हम लोग इनके सिक्कों पर देखते हैं, इनके जनपदी सिक्कों पर हम देखते हैं ब्राह्मी खरोष्टी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, कॉइन्स इन द इंडियन म्यूजियम कलकत्ता ग्रंथ के लेखक कौन है? बी.ए. स्मिथ, सुरेंद्र किशोर चक्रवर्ती, जॉन एलन, इजे रैप्सन? सो करेक्ट आंसर इज बी.ए. स्मिथ है। कॉइन्स इन द इंडियन म्यूजियम कलकत्ता के जो राइटर हैं वो है बी.ए. स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट है 37 नंबर, मालव और योधे जनपदों के सिक्के पर कौन सी लिपि अंकित होती थी? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी, प्राकृत, ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी हम लोग को देखने को मिलता है योधे और मालव सिक्कों पर। ठीक है, नेक्स्ट है जनपदी सिक्कों पर लेख किस भाषा में होते थे? अब यह भाषा पूछ रहा है, लिपि नहीं पूछ रहा है, लिपि हो गया, भाषा पूछ रहा है। संस्कृत और प्राकृत, पाली और प्राकृत, तमिल, संस्कृत, देवनागरी और पाली? सो करेक्ट आंसर इज संस्कृत और प्राकृत, पहले प्राकृत बाद में संस्कृत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 39, अ स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स ग्रंथ किसने लिखा था? एस.के. चक्रवर्ती ने। शुरू में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट 40 नंबर, जनपदी सिक्कों का पुनः वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? ज़रूरत क्या है दोबारा क्लासिफिकेशन करने की? तो उसकी ज़रूरत इसलिए है गाइस, ऑप्शन देखिए, नए सिक्कों की खोज के कारण, लिपि के परिवर्तन के कारण, गणराज्यों की शक्ति के कारण, शासकों के परिवर्तन के कारण? नहीं, द करेक्ट आंसर इज नए सिक्कों की खोज के कारण। सिक्के बहुत सारे नए खोजे गए, तो इसलिए जो है कि उनका वर्गीकरण आवश्यक है। ठीक है,
इस तरीके से गाइस हम लोगों ने जो है कि 40 क्वेश्चन देखा सिक्कों से संबंधित। उम्मीद है कि इसमें से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम पढ़ने पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे लगे होंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में और हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर हम लोग देखेंगे, उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं लेके आऊँगा। आप लोग क्लास में बने रहिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, ख्याल रखिए। टेक